बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और बड़ा अच्छा मुकाबला जीता और वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदों का जो दिया है उसको रोशन करने में कामयाब हुई पाकिस्तान की टीम। स्टिल कुछ मसाइल रहे पाकिस्तान की टीम में और ये बेहतरीन मौका होता है कि जब आप जीत रहे हो उस वक्त अपनी शॉर्ट कमिंग्स पर नज़र डालें। पाकिस्तान की जो ऑब्वियस शॉर्ट कमिंग नज़र आई एक्सपर्ट्स के मुताबिक, और जिसने भी देखा है मैच टीवी पर, फील्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लैप्सेस थे। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रन्स, बहरहाल पाकिस्तान जीता लेकिन रन्स इससे ज़्यादा हो सकते थे। तो कौन से एरियाज़ हैं जिस पर अभी भी पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। और ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। क्या वजह रही कि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम जो कि कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट की फेवरेट है, उसके साथ क्या हुआ, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। टेलफोर्ड वाइस हमें ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड से। साउथ अफ्रीका के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं, बहुत सीजन तज्जिया निगार हैं साउथ अफ्रीका के, और बड़ी अच्छी उनकी नज़र है मामलात पर। उसके अलावा पाकिस्तान में जो लास्ट ओवर का इम्पटस है बैटिंग में, जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, पावर हिटर्स, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पावर हिटर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री जो 80s में खेले, मंजूर इलाही, उनका पैगाम भी हम आपको सुनाएंगे कि उनके ख्याल में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। और उसके अलावा रेगुलर जो हमारे ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं मोहम्मद मसरूर, उनसे हम बात ज़रूर करेंगे। और आज भी वो खुश हैं ज़रा, लेकिन फिर भी कुछ नोक पलक उनके हिसाब से हैं, चीज़ें निकालनी है। बड़ा एक पर्चा उन्होंने तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, मुबारक हो आपको। किस बात की पूरी मुबारक कौम को? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान कुछ नहीं जीता। क्या मतलब? मैच जीता है साउथ एक अफ्रीका मैच जीतने पे क्यों आप लोग इतनी तो मुबारकबाद तो देंगे ना। मैच तो जीता है ना, हारने पे भी तो आप लोग शुरू हो जाते हैं। इतने मैसेजेस मुबारक हो सर, हारने पे भी तो आप शुरू हो जाते हैं। कोई मुबारकबाद नहीं, मुझे मुबारकबाद उस दिन दीजिएगा जिस दिन टॉप 4 में आए पाकिस्तान। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ। ये पहला स्टेपिंग स्टोन है। यहाँ आप जीते लेकिन इस जीत से आपने हासिल कुछ नहीं करना। इस जीत के बाद आपको ये तसलसल बरकरार रखना। लेकिन लकी साउथ अफ्रीका वंस अगेन। पिछले वर्ल्ड कप में भी आपने इन्हें शिकस्त दी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने पाकिस्तान ने इन्हें शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका क्या प्रेशर में खेलती है पाकिस्तान के सामने बड़े इवेंट्स में? नहीं, पिछले वर्ल्ड कप से या पिछली जो टीम्स हैं वो वाकई साउथ अफ्रीकन टीम की जो अच्छी थी। अभी तो साउथ अफ्रीका की टीम वैसी डाउनफॉल में। इट वाज अ इजी टारगेट फॉर पाकिस्तान टू बीट देम नहीं इन दिस एज प्रीवियस गेम्स। पाकिस्तान के लिए इजी टारगेट ये अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से रहे ना। जी जी। लेकिन पिछले मुकाबलों में नहीं थे ये इजी टारगेट। चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे, तो स्टार्स भी नहीं थे ना इनके पास। 15 के वर्ल्ड कप में भी नहीं थे जहाँ सरफराज अहमद ऊपर खेले। आपको पता है कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी उससे पहले 2015 वर्ल्ड। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मगर मैं जो बात कह रहा हूँ, पॉइंट उठाने चाह रहा हूँ, दे आर नॉट प्लेइंग विद देयर स्टार। लाइक स्टेन चला गए थे और कोई बिग नेम, सिर्फ हाशिम आमला जो या इमरान ताहिर कह लें, ठीक है, जो डुमनी भी बेंच पे थे, फॉर्म में नहीं थे, वो भी बेंच पे चले गए। तो उनको इश्यूज थे उनकी टीम को जो मुसलसल वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से ही चलते आ रहे हैं। अच्छा, शुरू करते हैं पाकिस्तान की टीम के कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन में एक नाम जो बहुत लिया जा रहा था कि हसनैन को खिलाएंगे, बैटिंग में मैं बाद में आता हूँ। हसनैन की जगह शाहीन शाह अफरीदी, ऑल लेफ्ट आर्म पेस अटैक, क्यों? देखिए, डायमेंशन मेरे ख्याल से शहनशाह को नए बॉल की वजह से चांस दिया और अभी अर्ली ऑन देंगे, अभी चांसेस बन रहे हैं पाकिस्तान के। डेफिनेटली कोचिंग जो स्टाफ है, जो कप्तान को लेकर मैनेजमेंट है, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। अभी शहनशाह से जा रहे हैं क्रंच मैचेस में, क्या पता अभी एक्सपोज नहीं करना चाह रहे जल्दी। अफगानिस्तान से ही मैच है, बांग्लादेश से ही मैच है आपका, तो आप मे भी हसनैन को उधर लें। और नया बॉल शहनशाह ज़्यादा अच्छा करता है, हसनैन जो है ना पुराना बॉल से मिडिल ओवर में बहुत अच्छा है पेस के हिसाब से। तो वाब रियाज आपको वो अभी जगह दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से वाब रियाज ने कल बॉल की, पेस, स्विंग, रिवर्स स्विंग, सब चीज़ें करके दी उन्होंने, प्रूव कल। खैर उस पर आते हैं बॉलिंग में। बैटिंग में पाकिस्तान की टीम ने, इमाम और फ़खर ने जिस तरह से आगाज़ किया, अब इसमें अगर आप नुक्ता चीनी करने के लिए निकालें व्यू पॉइंट, तो कहते हैं कि वो स्लो खेला, पिच में मसला था, या बॉलिंग अच्छी हो रही थी, या ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉशियस खेले। नहीं, देखें, थोड़ी सी प्रेशर में तो थे हमारे बैट्समैन, ठीक है, शुरू में। मगर क्योंकि पिछले मैचेस ऐसी थी, ये डू एंड डाई मैच था पाकिस्तान के लिए इस स्टेज पे, तो उन्होंने विकेट्स इन हैंड रखी, नए बॉल पे स्ट्राइक नहीं करना, और वो विकटें नहीं दी। मगर प्रॉब्लम वहीं पे आई कि जो उनका मेन स्ट्राइक बॉलर जो पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहा है, इमरान ताहिर, दोनों ने विकेट्स अपनी इमरान ताहिर को दे दी। वो सी ऑफ करना था इमरान ताहिर को वहाँ पे। स्टार्टिंग सही थी, अगर इमरान ताहिर को सी ऑफ करे आते तो फिर आप वैसी मिडिल ऑर्डर में फ़खर स्टार्ट हो जाते। जो शॉट खेला फ़खर ने, शॉट गलत खेला बेसिकली, बॉल वॉज नथिंग देयर, शॉट गलत था, शॉट सिलेक्शन गलत थी।
शॉट सिलेक्शन गलत, फिर उसके बाद हफीज़ बैटिंग करने के लिए आते हैं। हफीज़ भी काफ़ी सबड्यूड नज़र आए थे, उन्होंने भी जो शॉट खेला उस पर हम बात करेंगे, लेकिन काफ़ी शेल में ऐसा लगा कि नज़र आए। थोड़ा खुल के प्रेशर में स्ट्रोक तो नहीं थे। किए देखिए उन्होंने। उससे पहले भी एक कैच जो छक्का मारा है उन्होंने फुल टॉस पे, सेम वही था। अगर पिछला मैच देखें उन्होंने फुल टॉस पे स्वीप मारी और बाउंड्री पे कैच हो गई। वो भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच में आता, ट्राई की थी, मगर अनलकी रहे हफीज़ और पाकिस्तान कि वो छक्का हो गया, मगर उसके बाद फिर वो आउट हो गए। एनीवे, मगर ये कि एक बेस बनी थी। मगर कल के मैच की जो आप बात कर रहे हैं बैटिंग में, तो आपको एक फिर लगा स्टार के जिस बंदे को खिलाया गया, जो अपनी प्लेस के लिए फाइट कर रहा था, अपनी जगह जस्टिफाई कर रहा था, कल उसने अर्न की। चले उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम चले जाते हैं पाकिस्तान से हटके। वील मूव आवर फोकस टू साउथ अफ्रीका बिकॉज वी हैव joined by none other than Telford Wise, a senior voice in South African cricket, a writer, a very senior journalist. First of all, thank you very much, Telford, and welcome to the program. Thank you for having me on. Hello. First of all, commiseration to you, sir. The way South Africans have been playing in this competition, they looked in disarray. What is the reason? Their combination is not apt. Some of the events took place before the World Cup. What went wrong in the strategy of South Africa? The strategy was really undone by the injuries to their bowling attack. Bell Stone going home before playing the game, and the man who was picked as his replacement in case he didn't make it in a fitness sense, Andrich Nortje, he didn't even make it on the plane to the tournament because he had a thumb broken in a neck session. So that's really the major reason. And South Africa over the years have been carried by their bowlers. Their batsmen have faltered many times in the past, and sometimes the bowlers have even had to go and score the runs to get them out of trouble. So that's the single major reason, but there are many other reasons behind that. And for me, a key reason was Hashim Amla getting hit on the head, in the fourth over of South Africa's first innings of this tournament. There had been a big drama into getting Hashim Amla to the World Cup in the first place. His form wasn't great. His father is gravely ill. And, having survived all of that drama and he's in the squad, the first thing that happens in his first innings of the tournament, he gets hit on the head. And I think that was a psychological blow for the whole squad, from which they never recovered. And I think those are really the two major factors in why they haven't played very well. Strategically, spinners have been doing good in the first half at least of this World Cup, but they did not play anybody else but Imran Tahir. So the combination of the last 11, the final 11, has been a problem as well. What do you think about that? No, I think Tabraiz Shamsi, who's the other first choice spinner in the squad, I don't think he's up to international standards. Okay. And I don't think he would have made much difference. We saw Aiden Markram bowling some part-time off-spin. At this stage, he's probably a better bowler than Shamsi is. Shamsi's a fine bowler on his day, but this was not his day. So I don't think South Africa could have done too much in the spin department. Imran Tahir is easily their best bowler of the tournament. No worries. He kept the face. He bowled like a champion. It's just a pity that he wasn't very well supported. Not just he bowls like a champion, he runs after getting a wicket like a champion too. Usain Bolt, he recalls Usain Bolt. My two questions to you. One, during this World or prior to this World Cup, just on the verge of this tournament, AB de Villiers gave a signal to come back. The way he was treated was fair enough in your opinion? Yes, because he had retired, and you cannot pick players who have retired, and players who retire cannot, on the eve of a tournament, decide that they want to come back. He was given several chances, in fact, to come back, and he rejected them. He was begged not to retire. When he did retire, he was told, you have to play minimally, just play minimally. In the series against Pakistan and Sri Lanka, which South Africa played last summer in our country, he was told, just play 2 of those 10 matches and you'll still be eligible. And he rejected that offer. Now, if the man can't commit himself to 2 out of 10 ODIs against Sri Lanka and Pakistan, what business does he have calling on the eve of a World Cup to say, I want to play? So I'm afraid AB de Villiers has not behaved very well in this at all. So, fair point. Last bit, what is going to happen next? Is Faf, will he be able to got his hand on his captaincy? Will we see any changes in, especially
in the captaincy department and in other departments? Well, I think Faf du Plessis is in a very difficult position because, yes, all things being equal, it would be time for a captaincy change. That would be a great shame. In my opinion, Faf du Plessis is the best captain South Africa have ever had. He's better than Graham Smith. He's better than Hansi Cronje. I think he is just a fine, fine leader. However, he's not led very well, or his team has not backed him up. The problem now is who else? Because the only viable candidate right now is Captain Markram. Aiden Markram is a fine captain who's won an under-19 World Cup, but he's in woeful form at the moment. You couldn't very well make him captain. He's hardly in the side. The only viable candidate right now is Quinton de Kock, and that may make people laugh because he doesn't have much in the way of captaincy credentials. So I think all of those factors, considering that JP Duminy has announced his retirement, Imran Tahir has said he's who will play his last one international tier. Hashim Amla is probably on his way out. Dale Steyn is going. I think, Faf du Plessis will look at that and say, the Titanic is sinking. The last thing I can do now is get off. Okay, thank you very much, Telford, for your comments in detail. I am looking forward to reading your pieces to know more about the happenings in South Africa post World Cup. Thank you very much, sir. तो भाई ये आपने सुन ली टेलफोर्ड की बात और काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई हैं उस पर साउथ अफ्रीका की हम बात करेंगे। कुछ और मालूमात भी हमारे पास इससे पहले साउथ अफ्रीका के हवाले से जमा हुई थी, तो हम उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। टेलफोर्ड वाइस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बड़ी डिटेल में बातें हुई साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम जो इस वर्ल्ड कप से पहले था वो तो था, उनके क्रिकेट बोर्ड और सीनियर प्लेयर्स और प्लेयर्स एसोसिएशन का मसला था। वो कोर्ट में भी गए थे इससे पहले। फिरदौस मुंडा उस पर काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं। दो बातें और थी कि सीनियर की जब आपको ज़रूरत थी AB डिविलियर्स, उसको मना किया बड़े ही उसूल के साथ। मतलब आप होंगे सीनियर लेकिन जो उसूल है ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। इससे वक्ती तौर पे तो प्रेजेंट में तो आपको नुकसान होता है मगर फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है। ये मैसेज होता है सबको के लिए कि कंट्री से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो। ये सब कंट्रीज़ में होता है। ये अपने अपने डिपेंड है, जो जिन्होंने अपना रखा है और स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है। बोर्ड से या कंट्री से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए। और ये हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि नस्लें सही होती हैं। इनको कहते हैं वो हम बोल्ड स्टेप्स ये हैं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड से बड़े नहीं हैं, चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, आप सीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, आप इस वर्ल्ड कप के सीनियर तरीन प्लेयर हैं, सो बी इट। यू आर नॉट गुड फॉर द कॉम्बिनेशन, थैंक यू वेरी मच, ये कहा उन्होंने। तो ऐसा टीम गेम। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता है नहीं करता पता नहीं, सब कुछ सबके सामने है। बाकी क्रिकेट बोर्ड ऐसा करते हैं या नहीं करते, सब कुछ सबके सामने है। अब फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, इन्होंने ये कहा कि फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी भी ज़रा ख़तरे में है या वो खुद शायद छोड़ देगा। ऑप्शन उनके पास है नहीं। मार्करम का बोला, वो मार्करम इन्होंने पहले भी एक स्टेप लिया। स्मिथ का भी उन्होंने बहुत अर्ली लिया था। तो स्टेप तो ये ले सकते हैं, बोल्ड स्टेप लेती है इनके बोर्ड। पिछले बार भी और स्मिथ का इनका जो तुक्का था कहते हैं वो लग गया। स्मिथ ने बहुत ज़बरदस्त 90 टेस्ट तो लगातार तो कह रहा हूँ लगातार कप्तानी की और उनको बैक भी किया सीनियर्स ने। तो ये असल पॉइंट ये है कि उसको बैक भी किया सीनियर्स ने। मैं आपको याद करा दूँ, जब धोनी स्मिथ थोड़ा सा पहले बने थे, धोनी स्मिथ शोएब मलिक, ये सब तकरीबन एक ही एरा में कप्तानी इनको मिली है, 2007, 2008, 2006 इसके लगभग। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक नहीं चल सके। शोएब मलिक उस वक्त यंग थे, 26-27 साल उनकी एज थी, वो नहीं चल सके उसके बाद। लेकिन दूसरी तरफ धोनी की मिसाल आपके सामने है और इनकी स्मिथ की मिसाल सामने। क्या वजह है पाकिस्तान में यंग कैप्टन नहीं चलता? सर सबसे मेन वजह यह है कि अगर आप धोनी और स्मिथ की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस उठा लें। कैप्टनसी तो मिली उनको, मैं ये कह रहा हूँ मसरूर भाई, पाकिस्तान में जूनियर कैप्टन क्यों नहीं चलता? ये सिर्फ शोएब मलिक की बात नहीं है। 82 में जावेद मियादाद के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, बिल्कुल, ही वॉज वेरी यंग 82 में जब उन्हें कप्तान बनाया। 1993 वसीम अकरम, ही वॉज वेरी यंग, 27-26 रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ। 2008 में शोएब मलिक 26-27 कप्तान उनको बनाया, मसाइल का शिकार हुए और इसके बाद वो बाहर हो गए। यंग कैप्टन हमें क्यों नहीं बर्दाश्त? सरफराज भी तो यंग ही है। बस नहीं चलता आप लोगों का कि अंडर 19 में भी कोई 25 साल का कप्तान नहीं, सरफराज भी तो यंग है। नहीं, सरफराज यंग है लेकिन कप्तानी कर रहा है। नहीं, सरफराज है लेकिन सरफराज रिलेटिवली मतलब बहुत एक्सपीरियंस है उसका। नहीं, अगर पिछले मैचेस की बात करें, डेब्यू 2008 का है।
डेब्यू के बाद वो आउट ऑफ कलर थे बिल्कुल ही, मतलब फिर दोबारा डेब्यू हुआ, दोबारा आए ये तो वापस एक खेले। कहानी है ना कि बीच में से कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं। क्या 2003 में राशिद लतीफ़ नहीं आए इस तरह से? क्या मिसबा नहीं आया कप्तान? नहीं, मिसबा भी आए, चले उससे पहले चले जाए, मिसबा उल हक किसी वजह से आए कप्तान। मिसबा कप्तान नहीं बनते कितने अगर वो अरसे रहे? नहीं, लॉर्ड्स वाला एपिसोड अगर नहीं होता तो मिसबा कप्तान नहीं बनते। वो सलमान episode भट्टी तो continue चलते रहते करते, हैं, episode तो सलमान चलते भट्टी रहते हैं। कप्तान बने रहते और चलता रहता सिलसिला। बिल्कुल, episode लेकिन ये तो कि चलते अचानक से आ जाते हैं कप्तान, कोई मेथड नहीं है ना आपके पास। देखिए कप्तानी सलमान देने भट्ट भी का। तो यंग कैप्टन था ना, हाँ थे, लेकिन वो तो रुक गया ना रास्ता मसले उसका। मसाइल वही तो कह रहा हूं, आगे खुद- आके खुद हो create- सकता है तारीख के एतबार से हो सकता है कोई और मसला होता। खैर मैं आगे चलता हूँ। एक और मसला जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे थे बैटिंग में, कि पाकिस्तान के अंदर आखिरी के ओवर्स में रन ज़्यादा बनाने की जो सकत है वो इतनी अच्छी नहीं है ओवर दी ईयर्स, और बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है माजी के खिलाड़ियों का। उनमें से एक हमारे साथ हैं, अब्दुल रज़ाक का नाम लेते हैं, और उसके अलावा अज़हर महमूद का नाम लेते हैं, और पीछे अगर जाएँ तो मंजूर इलाही साहब का नाम लेते हैं। एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर पाकिस्तान के रहे 80s में। मंजूर इलाही साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और बस क्विकली, क्योंकि आप यहाँ कैंप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, लाड़काना के हेड कोच हैं, कराची की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि वो पावर हिटिंग की अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ा सकें और बेहतर कर सकें? एक बात, और दूसरी क्विकली ये बताइएगा कि आपको अभी तक याद किया जाता है, ख़ास तौर पे अजय जडेजा इंडिया के बड़े नामवर खिलाड़ी हैं, वो अब भी यही याद करते हैं कि जिस तरह से मंजूर इलाही आते थे वो नंबर्स को नहीं देखते थे, बल्कि वो टीम के लिए उस सिचुएशन के हिसाब से बड़ा अच्छा खेलते थे। तो इन दोनों बातों पे आपके कमेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम मसरूर आसिफ, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, आपने सवाल किया है तो उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो पावर हिटिंग है वो प्रैक्टिस से आती है, सडनली नहीं आती। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप अप्लाई करते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये थोड़ी सी फौगियत है हमारी टीम में, तो उसको अगर अप्लाई करना पड़ेगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दूसरे लोगों को देखो वो करके आते हैं प्रैक्टिस सारी, तो उसमें ये नहीं करते कि जाके मैं अप्लाई करूँगा, ऐसे कभी अप्लाई नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बात कर रहे थे अजय जडेजा की, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि मंजूर हिटिंग करता तो मैच जीत के आते थे। हम स्कोर बोर्ड को देखते रहते थे, हम पर्सनल नहीं जाते थे किसी के पास, हम स्कोर बोर्ड को देखते हुए अपनी हिटिंग भी करते थे और टाइम टू टाइम अपने को चेंज भी करते थे, कहाँ सिंगल लेनी है, कहाँ हिटिंग करनी है। तो मेरा ख्याल ये चीज़ें जो अप्लाई की जाए तो कामयाब हो सकते हैं हमारे पाकिस्तान टीम भी और प्लेयर भी। अच्छा, वैसे बड़ी आसानी से बता गए कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस, बाकी बातें जो हिस्ट्री की कर रहा था वो मैंने हटा दी, वो इतनी अच्छी बातें हैं नहीं, सबको पता भी है, लेकिन प्रैक्टिस करके आना चाहिए। पावर हिटिंग की कोई ख़ास प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस देखें, पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी तक डिफाइन नहीं कर पा रहे स्लॉगर और पावर हिटर। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं कि अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो क्रिस गेल माना जाता है सबसे ज़्यादा छक्के मारते हैं। सबसे ज़्यादा भी वर्ल्ड कप में छक्के किसने मारे हैं? इयन मॉर्गन। उसके बाद कौन है? उसके बाद है दूसरे नंबर पे फिंच। एरन फिंच। दोनों टेस्ट बैट्समैन, ठीक है। हाँ। नीचे कोई पावर हिटर तो मशहूर नहीं है। कल हारिस सोहेल की इनिंग देख ली आपने, हाँ ठीक है, 150 के स्ट्राइक, कौन सी शॉट, कौन सी स्लॉग मारी। हाँ। तो प्रैक्टिस शेप बना के आप शॉटें मारें तो क्यों नहीं होगी? उसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी पावर लेकर आनी है आपको, रेगुलर 200-250 बॉलें आपको शॉटें मारनी पड़ेंगी, मगर कीप योर शेप। नहीं, क्या रीज़न है पावर हिटिंग के अंदर? अगर हम इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करें, एक तो बैट है, बैट भी अब 2.7, 2.9, मेरे ख्याल है गेल खेलता है 2.9 पाउंड के बैट वजह से। का तो I don't सचिन think उससे भी भारी बैट से खेला करता था। मतलब ये वजन ऑफ बल्ले का रीज़न टाइमिंग या हार्ड प्रेस, सॉफ्ट प्रेस, इसका तो ये तो कोई इशू नहीं है ना। लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं और है कि बहुत ज़्यादा किसी के पास मसल्स कोई होना भी- स्टील वाले बैट आ हाँ, गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसल्स भी आपको मसल नहीं भी कुछ भी नहीं है, वरना फिर रेसलर्स को क्योंकि ले वरना लेते। मॉर्गन हाँ, मॉर्गन छक्के मार रहे हैं, आप देखें। तो टेक्निक है। टेक्निक है, डेफिनेटली टाइमिंग है। आप बॉल को सही टाइम पे हिट करोगे, मिडिल ऑफ द बैट हिट करोगे तो वो आपकी मर्जी, आप लिफ्ट लेकिन करना अगर चाह रहे प्लेयर का हो बुरा टाइम चल रहा हो तो फिर वो किसी टाइम भी हिट करे नहीं लगती ना। बुरा टाइम तो ये तो फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म तो क्रिकेट के साथ लगी हुई है ना। जिस तरीके से हारिस सोहेल लग रहा था कल, उसने शो किया कि भाई, शुरू में हम भी बोल रहे थे कि 6ठे नंबर पे हारिस सोहेल, सब यही बोल रहे थे, मगर उसने शो किया और अपनी जगह अर्न की, लोगों को दिखाया कि मैं 6 नंबर पे बैटिंग कर सकता हूँ और मैं टीम के लिए देखिए, अब जो लोग सवाल कर रहे हैं कि वो बाहर था, खैर इस टूर का तो मुझे नहीं पता कि इस पे क्यों बाहर था, लेकिन इससे पहले उसकी नी सर्जरी हुई है, वो गलत हो गई, उसके बाद उसकी दोबारा हुई है नी सर्जरी, तो ये जो बीच में वो गायब रहा उसका भी एक रीज़न है ना, वो भी तो अभी भी जैसे कह रहे हैं कि पहले मैच के बाद ड्रॉप हुआ। देखें, टीम कॉम्बिनेशन, ये सवाल ही अजीब सा बनता है, कभी कोच को समझ में आती है कंडीशन नहीं लग रही तो नहीं खिलाया जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेयर ख़राब हो गया, कभी आउट ऑफ फॉर्म होता है, ड्रॉप होता है, फिर वापस आता है, कमबैक करता है।
तो इसी क्या तरीके नेट से में जज हो जाता है कि प्लेयर टच में है या नहीं? बिल्कुल नेट में जज हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आपकी मेंटल लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हो मैच पे। और कल उसने एग्जैक्टली शुरू किया, जिस तरीके से पहली बॉल से उसने खेलना शुरू किया, वो रुका ही नहीं, अपनी मर्जी से उसने चारों तरफ खेला, 360 पे खेला, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारे, ये नहीं कि एक ही जगह खेलता रहा। अच्छा, अब ये सीनियर प्लेयर्स की अगर और बात आप कर लें, मोहम्मद हफीज़ कल सीनियर प्रो थे। हफीज़ की बैटिंग में आपको तो या तो वो एडवांस करते हैं, एकदम आगे आके शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कट खेल रहे थे, फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एक स्वीप खेला, मतलब किस फ्रेम में लग रहे हैं हफीज़? हफीज़ भी कल थोड़ा एग्रेसिव मूड में ही आए थे देखा जाए, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं ना स्पैम शुरू का एवरेज का, तो वो थोड़ा तेज़ खेल लेते हैं। वो आजकल थोड़ा एग्रेसिव मूड में ही आ रहे हैं, दूसरी तीसरी बॉल में भी स्टेप आउट करके मारते हैं, वो एग्रेसिव मोड में आए थे, टीम के लिए आ रहे थे। कल जो सबसे अच्छी बात थी, कॉम्बिनेशन एक दूसरे को बैक कर रहे थे। बैटिंग में भी अगर एक बंदा स्लो खेल रहा था तो दूसरा तेज़ खेल रहा था, ये रनिंग बिटवीन द विकेट कॉम्बिनेशन लग रहा था। हफीज़ ने स्ट्राइक करने की कोशिश की, ठीक है, मारा, आउट हो गया, कोई इशू नहीं है, मगर वो टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे। ये आपको ये हफीज़ के आउट से याद आया, ये जो ख़ास तौर से ये बॉल ट्रैकिंग वाला है, कभी कभी कंफ्यूज नहीं करता आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है मसला ये अंपायर ने अगर आउट दे दिया तो गेंद कहीं ना कहीं से विकेट में लगी, मसला ये है कि ऊपर से निकलती है। कल आपकी बात तो गलत हो गई ना, आप इतने प्रोग्रामों से स्ट्राइक बॉलर कल कर दिया ना। मैं आपको बोल रहा था मैच चलेगा कल। किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूं। हफीज़ को मोहम्मद आमिर ने आउट किया क्या? नहीं, हफीज़ की बात नहीं, बॉलिंग की बात कर रहा हूं। मैं तो बात आपसे कुछ और कर रहा हूँ यार, आप लेके जा रहे हैं, मैं आपके फेवरेट आमिर पे आऊँगा, बिल्कुल। लेकिन ये बॉल ट्रैकिंग का कभी कभी आपको परेशान नहीं करता? ये तो एक डिसीजन है जो सबके लिए है। ये मुझे काफ़ी अजीब लगता है कभी कभार। खैर, हम अब ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग, खासतौर से मोहम्मद आमिर की इफेक्टिवनेस जो कल नज़र आई, उस पर बात करेंगे, एंड द फील्डिंग ऑफ पाकिस्तान, उसको हमने नहीं भूलना है इस ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद, बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। सीनियर प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर आपने हफीज़ की बात करी, बॉलिंग पे अगर आप आ जाते हैं, आमिर पे जाने से पहले मोहम्मद हफीज़ की एज अ बॉलर यूटिलिटी क्या नज़र आ रही है आपको इस टूर्नामेंट में? इस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कप्तान, या वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, आफ्टर जब एक्शन क्लियर हुआ है तो बॉलिंग में ज़ाहिर बात है डिफरेंस तो आया है, ठीक है। एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा होता है कि मुझे चेक किया जा रहा है, तो खुल के वो भी बॉल नहीं कर पा रहे। कल फिर भी लिया, एक कैच ड्रॉप हो गया, उसने आउट तो कर ही दिया था, कैच ड्रॉप कर दिया। अगर वो कैच हो जाता तो वहाँ पे हफीज़ 3-4 और ओवर करता। कैच उनकी बॉल पे निकला, इसका मतलब उन्होंने चांस पैदा किया, तो फिर तो स्टिल सिर्फ 2 ओवर उन्होंने किए। देखिए, वो अपॉर्चुनिटी इसीलिए दी थी कि आप वहाँ से लेफ्ट हैंडर को आउट करने के लिए, वो नहीं 2 ओवर में लगा तो उन्होंने फ़ौरन बैक टू अपने मेन फास्ट बॉलर पे आ गए, स्ट्राइक बॉलर पे, कि भाई नए बॉल जो है ना ज़ाया ना हो, फास्ट बॉलर को मिले पूरा। कल मोहम्मद आमिर स्ट्राइक किया उन्होंने शुरू में, जो उनसे डिमांड कर रहे थे, जो उनकी शायद प्राइमरी जॉब भी है। कल कुछ उनकी तब्दीली आपको नजर आई थी? कुछ उन्होंने एडजस्टमेंट किया है अपने एक्शन में? शेप हो रहा है, शेप में, शेप बॉल का शेप कल हुआ है, नया बॉल जिस तरीके से हाशिम मामला। और बड़ी अच्छी बात, कॉम्बिनेशन की बात बता रहा हूँ कि जो रिव्यू लिया सरफराज ने, क्योंकि आमिर भी 100% श्योर नहीं थे, सडनली फिर सरफराज ने चांस लिया। और यही होता है जब बड़ा प्लेयर पे चांस उसी टाइम पे होता है। नए बॉल से आपने रिव्यू अगर मिस कर जाते वो, तो पाकिस्तान को डैमेज पहुंच सकता था। हाशिम मामला फॉर्म में क्या रन कर ही रहे थे। ये जो शेप वापस आया आमिर का, इसकी कोई खास आपको एडजस्टमेंट नज़र आती? डेफिनेटली जो फुट यहाँ पे तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, मुझे कल जो स्पेल नए बॉल से लगा, उसका पैर जो वसीम भाई ने भी और राशिद भाई ने भी किया है, उसको पैर उनका बाहर की तरफ जा रहा था, कल अंदर आया, दैट थोड़ा सा विकेट के क्लोज आया ना, क्लोज आया, तो वो कर रहा है। और दूसरा प्लस नए बॉल के अलावा जब फाफ को आउट करने के लिए लेकर आए थे, तो फाफ उन्होंने स्ट्राइक किया वहाँ पे। ये होता है स्ट्राइक बॉलर, जब टीम को ज़रूरत हो, कैप्टन को ज़रूरत हो, उन्होंने आमिर को बॉल दी और आमिर ने आउट करके दिया। भले 2 आउट किए, मगर ये 5 आउट से बहुत अच्छे थे। हाँ, और दूसरी तरफ आपको शाहीन तो खैर हैं, अभी नए हैं, उनके बारे में इतनी बात हम करेंगे, लेकिन वहाब रियाज की जो कल पेस और ख़ास तौर से थोड़ा बहुत उनको रिवर्स भी मिला, और काफ़ी कल जानदार बॉलिंग की है वहाब ने। कल लग रहा था, कल टीम का मोमेंटम बना हुआ था, कॉम्बिनेशन बना हुआ था, और एक टीम जल होके खेल ली थी। जिस तरीके से आपने जब रिव्यू हुआ है, जब एम्पायर ने आउट दिया और पूरी टीम एक जगह थी, और जिस तरीके से शाउट किया है, सेलिब्रेट किया उन्होंने, लग रहा था आप कॉम्बिनेशन। और आप ये बताएं मुझे, ये कोई अच्छी बात है कि 2 मैचों में आप ऐसा लगते हैं कि आप एक दूसरे को जानते? आपके बात से मैं ये निकाल रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात है कि सिर्फ आपको जब हिट लगे तभी आप जेल हो जाते हैं, वरना आप
इन्होंने कोई परवाह ही नहीं है। चलें, ये अच्छी बात है कि हिट होने के बाद फ़ौरन ही आ गए वापस। नहीं, प्रोफेशनलिज्म किधर है? मतलब लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अनप्रडिक्टेबल है और ये टैग इसके ऊपर लगता है, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। आई मीन, यू आर अ प्रोफेशनल आउटफिट। क्या मजाक है ये कि हम तो अनप्रडिक्टेबल हैं, हम एक दिन 130 पे आउट होते हैं, तीसरे दिन हम 350 करते हैं। दिस इज़ नॉट ऑन। देखिए, टीम जो अनप्रेडिक्टेबल का पाकिस्तान में लगता है, इसमें मैं किसी बोर्ड या किसी उस पर नहीं कह रहा, मैं प्लेयरों पे कह रहा हूँ। ठीक है, प्लेयर अपने आप को खुद इन्हांस करें। ठीक है, बोर्ड जिस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है, करता है फाइनेंशियली भी और दूसरी फैसिलिटीज़ भी देता है। अगर इंडियन बोर्ड की मिसाल ले लें या टेनिस की ले लें, किसी भी और गेम की ले लें, सब ने पर्सनल एनालिस्ट रखे हुए हैं अपने, सबके पास पर्सनल। रॉजर फेडरर है, रोहित शर्मा है, ठीक है, जो उनके फॉल्ट से रोहित शर्मा इस दोनों का रोहित शर्मा का पर्सनल एनालिस्ट है। वो हमारे साथ PSL में काम कर रहा था, वो उसके पास रेगुलर रोहित की वीडियोस ऑस्ट्रेलिया में भी थे, उससे कीप इन टच थे। अच्छा, तो ये पर्सनल वीडियो एनालिसिस है, एनालिस्ट है उनके पास। और वो इनफैक्ट कुछ वुमेन इंडियन वुमेन टीम की जो कैप्टन है वो भी उनके साथ है। मतलब वो उनको मंथली पे अलग से करते हैं और उनसे सेशन करते हैं। चाहे रॉजर टेनिस स्टार दे लें, सबके पास अपना पर्सनल तो है। आपके वो जो जिस ट्रेनर की आप बात कर रहे हैं, आपकी फ्रेंचाइज के साथ थे, आपकी फ्रेंचाइज के साथ बाबर आजम भी थे, आपकी फ्रेंचाइज के साथ इमाद भी थे, आपकी फ्रेंचाइज के साथ बॉलर्स में शनवारी भी था, आमिर भी था, तो ये इनसे फ़ायदा उठाते ना? उठाया, शनवारी को काफ़ी चीज़ें बताई, शनवारी ने काम किया है। डिपेंड है, देखिए जबरदस्त काम किया शनवारी ने, वो पता नहीं कहाँ उसको फ़ायदा उठा रहा है। नहीं, वो तो अभी टीम से बाहर है, बट स्टिल वर्किंग ऑन दैट। द थिंग इज के अभी सर्टेन चीज़ें बहुत टाइम अच्छी लगती है, मगर लॉन्गर रन के लिए चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कि क्रिकेट हैज़ बिकम अ साइंटिफिक अफेयर और इसमें आपको खुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं जैसे आपने रोहित की बात की, इस तरह विराट कोहली अब तक कंसल्ट करते हैं सचिन तेंदुलकर के साथ अगर उनको कोई एडजस्टमेंट हो। आपके पास वसीम अकरम वहाँ मौजूद है, वकार यूनुस मौजूद है, पर्सनल ट्रेनर है और बाकी लोग मौजूद हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। आज का अगला मुकाबला, बस प्रोग्राम खत्म है, अफगानिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जिस तरह से आखिरी मैच खेला था, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा इस मुकाबले में। गो के अफगानिस्तान के लिए पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी दे हैव सम प्लेयर्स टू वॉच आउट। जैसे उनके ओपनर ज़ाज़ाई अगर खेल जाते हैं, उसके अलावा उनके कप्तान गुलबदीन बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। स्पिनर्स में उनके पास अच्छे स्पिनर हैं मुजीब जदरान की शक्ल में, और उसके अलावा राशिद खान को तो सभी जानते हैं। बाकी भी टीम का कॉम्बिनेशन है, देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं इस मुकाबले के ऊपर। और फिर पाकिस्तान की जो अब बर्मिंघम में पड़ाव है पाकिस्तान का, उसके ऊपर हम बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम्स में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।